हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई सिविल कोर्ट सारे मैटर्स की सुनवाई कर सकता है। आपको ये तो पता ही है कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर एक सिविल कोर्ट की हम बात करें तो क्या सिविल कोर्ट सारे मैटर्स की सुनवाई कर सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैटर्स भी होते हैं जो हमें सिविल नेचर के लगते हैं, लेकिन सिविल कोर्ट उन मैटर्स की सुनवाई या हियरिंग या ट्रायल नहीं कर सकता। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं कि पार्टनरशिप के मैटर हो गए, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स हो गए, बट व्हाट अबाउट रेंट के मैटर्स, रेवेन्यू के जो मैटर्स होते हैं, क्या सिविल कोर्ट उन मैटर्स को सुन सकता है? फिर डिवोर्स केसेस होते हैं, फैमिली लॉ के मैटर्स होते हैं, कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें की रिलीजियस राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, कास्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी के बारे में बात करने के लिए हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बताने वाला हूं और अगले कुछ मिनटों में आपको ये सेक्शन पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस पूरे सेक्शन को हम डिकोड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सेक्शन को जब आप रीड करते हो, ये सेक्शन नंबर 9 जो है ये बेसिकली जुरिस्डिक्शन से रिलेटिंग सेक्शन भी है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सेक्शन नंबर 6 अगर आप देखेंगे तो वो बात करता है अल्टीमेटली, वहां पे अगर आप सेक्शन देखेंगे तो वहां भी आपको सेक्शन नंबर 6 में भी आपको रेफरेंस मिलता है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। और यहाँ पे जो सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 9, ये सेक्शन नंबर 9 ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से सूट्स हैं जो कि सिविल नेचर के होते हैं। तो इसके बारे में प्रॉपरली बात ये सेक्शन नंबर 9 करता है। सो इफ वी लुक एट दिस सेक्शन, तो ये सेक्शन कहता है दैट सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर। अब सिविल नेचर क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। इफ दे आर सिविल नेचर, इफ दे आर बार्ड आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो इसका क्या मतलब हुआ? इफ दे आर नॉट, तो यहां पे आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखनी है कि वो बेसिकली बार्ड नहीं। तो इसको मैं यहां पे ऐड करके आपको बता रहा हूं कि इफ दे आर नॉट बार्ड, तो ये बार्ड समझिएगा कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। और साथ में देखिए बात याद रखिएगा, ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो ये तो बस सेक्शन नंबर 9 इतनी सी बात। और इसके साथ में दो एक्सप्लेनेशंस है और दो एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे आपके सामने है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जिसको कि 1976 में ऐड किया गया था। अब पूरा डिकोड करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शन नंबर 9 कहता है सिविल कोर्ट्स हैज जुरिस्डिक्शन, यानी कि उनके पास राइट टू एंटरटेन, जुरिस्डिक्शन का मतलब पावर है उस केस की हियरिंग की, टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर, सिविल केस का ट्रायल चल सकता है इफ दे आर नॉट बार्ड। तो बार्ड ना हो या तो एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली। सब समझाने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार होता क्या है। तो इसी को सबसे पहले समझते हैं। लेट्स हैव ए लुक एट दिस। तो सिविल कोर्ट वैसे तो सिविल नेचर के सारे सूट्स को सुन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस आते हैं, तो उन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस की हियरिंग सिविल कोर्ट में हो सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो वो केसेस भी सिविल कोर्ट में फाइल किए जा सकते हैं। इसके अलावा सर जो पार्टीशन के केसेस होते हैं, तो पार्टीशन वाले मैटर, सक्सेशन वाले मैटर्स, ये सारे मैटर सिविल कोर्ट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे इनकी हियरिंग होती है। लेकिन अब जरा ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसके लिए इस सेक्शन में एक टर्म यूज हुई है, बार्ड। तो अगर बार्ड को हम देखें तो एक होता है एक्सप्रेसली और एक होता है इंप्लाइड। तो एक्सप्रेस का मतलब बोल के, मतलब एक्सप्रेसली क्लियरली मेंशन कर दिया हो, और इंप्लाइड का मतलब कि जो इनडायरेक्टली बार करता है, डायरेक्टली बार नहीं करता, इनडायरेक्टली बार करता है। एक्सप्रेसली बार्ड का एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूं कि अगर मान लीजिए किसी केस की ट्रायल को या हियरिंग को सीपीसी जो है ना वो खुद ही बार कर, सीपीसी बोले इन मैटर्स की हियरिंग कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। जैसे कि कोई ऐसा मैटर जिसपे सीपीसी का सेक्शन नंबर 11 एप्लीकेबल होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सीपीसी का सेक्शन नंबर 11 क्या होता है, तो सीपीसी का जो सेक्शन नंबर 11 है वो बात करता है रेस जुडिकेटा के बारे में। तो अगर उस पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो गया है तो अब दूसरा जो सिविल कोर्ट है वो उस मैटर की ट्रायल नहीं करेगा। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि वो रेस जुडिकेटा में कवर होता हो। तो जब कोई केस ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से, तो दूसरा कोर्ट उस मैटर का फ्रेश ट्रायल नहीं कर सकता। हाँ, अपील आप फाइल कर सकते हो
दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो सीपीसी खुद ही कहता है, कोड में ही बार क्रिएट कर रखी है, राइट। तो अगर आप सेक्शन नंबर 11 की लैंग्वेज को पढ़ोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल ट्राई, ये आप देखिएगा। तो वो सेक्शन नंबर 11 की लैंग्वेज में क्लियरली मेंशन्ड है। अब मैं बात करता हूं एक्सप्रेसली बार के एग्जाम्पल में आपको बताता हूं जो सीपीसी में नहीं है लेकिन बाकी लॉज जो बार क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैटर किसी स्पेशल लॉ में गवर्न होता है तो स्पेशल लॉ में गवर्न होने वाले मैटर कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए रेंट के मैटर्स, रेंट के, रेवेन्यू के, क्योंकि इनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल जो है वो बनाई जाती है। रेंट के, रेवेन्यू के, टेनेंसी वाले जो मैटर्स होते हैं इसके ऊपर हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना एक लॉ बनाती है और वहीं जो ट्रिब्यूनल्स बनती है उन्हीं में इन मैटर्स की हियरिंग होती है। एक सिविल कोर्ट में नहीं होती। आप दिल्ली का देखिए, राजस्थान का देखिए, आप जब अलग अलग यूपी का, एमपी का, अलग अलग स्टेट के देखेंगे तो वहां पे आपको अलग से उनके रेंट को लेकर, रेवेन्यू को लेकर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है तो वो उन्हीं ट्रिब्यूनल में वो मैटर्स जो है उनकी हियरिंग होती है, सिविल कोर्ट में नहीं, बिकॉज उनको कोई स्पेशल लॉ जो है वो डील करता है। एक और अगर मैं एग्जाम्पल्स आपको बताऊं स्पेशल लॉ के, तो आपको बहुत से एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि कंपनीज एक्ट के, आईबीसी के, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जो मैटर्स होते हैं उनकी हियरिंग कहां होती है, या तो स्पेशल कोर्ट में या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा हो लेबर लॉ में, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाले मैटर्स की भी हियरिंग कहां होती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में होती है। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन नंबर 293 देखेंगे, वहां भी एक एक्सप्रेस बार आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि वो मैटर जिनकी हियरिंग कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985। तो ये सारे जो मैटर्स हैं वो ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, जिनको हम कैट अगर आपने सुना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वो उन मैटर्स की हियरिंग करती है। फिर यहाँ पे एक एनसीएलटी का भी एग्जाम्पल है। तो एनसीएलटी में आपको पता है कि कंपनीज एक्ट के मैटर आते हैं, इसके अलावा आईबीसी वाले जो मैटर्स हैं वो वहां। अच्छा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में अगर आपने सुना हो, डीआरटी, तो डीआरटी में भी अब अलग से जो मैटर्स है वो आते हैं, क्योंकि अलग अलग जो लॉज है वो उनके बारे में बात करते हैं, उनको जुरिस्डिक्शन देते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं एक्सप्रेस बार, कि सिविल कोर्ट सुनवाई हियरिंग नहीं कर सकता, राइट। हिंदी में सुनवाई और इंग्लिश में हियरिंग कह सकते हैं, या ट्रायल, क्योंकि सिविल मैटर का भी ट्रायल होता है तो सिविल कोर्ट उस मैटर का ट्रायल नहीं कर सकता। इसके अलावा आगे देखें, अगर हम बात करें इंप्लाइडली, ये अगर इंप्लाइडली बार्ड है, एक्सप्रेस मतलब मेंशन कर दिया, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 293 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का रेफरेंस दे दिया, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट इन मैटर्स की हियरिंग नहीं करेगा। तो उसी तरीके से अब इसका अपोजिट है इंप्लाइडली बार्ड, जो कहता है कि वो बार्ड हो, यानी कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से वो बार्ड हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, अब इसकी भी हियरिंग सिविल कोर्ट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए यहां पे हम बोल सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स के जो कंडक्ट है, उनके लिए आप पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो बेसिकली एक सोवरेन फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स जो वो काम कर रहे हैं ना, वो सोवरेन कैपेसिटी में अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर मैलिसियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं डाल सकते। लॉ ऑफ टॉर्ट में आपने इसके में जरूर पढ़ा होगा, मैलिसियस प्रोसिक्यूशन। लेकिन हाँ, वो जो पार्टी है उसके ऊपर डाल सकते हो, बट पुलिस यहाँ पे अपना फंक्शन जो परफॉर्म कर रही है वो सोवरेन कैपेसिटी में है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड पे, बार्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये भी एक इंप्लाइड बार यहाँ पे क्रिएट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक एडवोकेट जो है वो ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत सी बातें बोलते हैं, और कुछ बातें डेफामेटरी भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो सारी बातें कोर्ट प्रोसीडिंग्स में बोली गई है, कोर्ट प्रोसीडिंग में एक पार्टी का भी दूसरी पार्टी पे एलिगेशंस भी लगाती, बहुत सारी बातें वो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट में बोलती हैं, तो उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते, उसके लिए उनके ऊपर सिविल कोर्ट में कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे ये इम्यूनिटी मिलती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो भी बोला जाएगा उसको डेफामेशन से इम्यूनिटी मिलती है। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि बार अगर क्रिएट है किसी मैटर की पर्टिकुलर हियरिंग पे, तो सिविल कोर्ट उस मैटर को नहीं सुन सकता। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप फिर से इस डेफिनेशन को देखें, और अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज जो है वो देने वाला। तो देखिएगा, सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, डेफिनेशन कहती है सिविल कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर। अब इस सिविल नेचर के कुछ और एग्जांपल्स भी देखेंगे। इफ दे आर नॉट बार्ड, तो बार्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद अभी देखिए सिविल नेचर का क्या मतलब होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और साथ में अब एक्सप्लेनेशंस के ऊपर आते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है कि राइट टू प्रॉपर्टी
और राइट टू एन ऑफिस, राइट टू प्रॉपर्टी का मान लीजिए केस है और राइट टू एन ऑफिस का भी केस है, यानी कि कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर ऑफिस होल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता, और अगर वो बेस्ड है रिलीजियस राइट्स के ऊपर या सेरेमनीज के ऊपर, तो उस केस में सिविल कोर्ट ऐसे मैटर्स को सुन सकता है। याद देखिए, सुन सकता है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 जिसको 1976 में ऐड किया गया था, ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस ऑफिस के साथ में कोई रेम्यूनरेशन अटैच्ड है या रेम्यूनरेशन अटैच्ड नहीं है। कोई रेम्यूनरेशन अटैच्ड है या रेम्यूनरेशन अटैच्ड नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसी बात को समझाने के लिए हमें यह समझना होगा कि क्या जो रिलीजियस नेचर के जो मैटर होते हैं उनकी हेयरिंग क्या कोई कोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि ये सोचते ही, इसके बारे में आते ही, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर किसी सिविल केस में प्राइमरी इशू क्या है, प्राइमरी इशू क्या है। तो सेक्शन नंबर 9 के साथ में यहां पे आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी रख देते। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप सब लोग जानते हैं, उससे भी रख। तो देखिए, अगर किसी सिविल केस में प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है, यानी कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो फंडामेंटल क्वेश्चन, अगर फंडामेंटल क्वेश्चन है रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज, तो उस केस में सिविल कोर्ट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं, क्योंकि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कभी भी रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता। जो भी रिलीजियस आपके, जो भी आपको फॉलो करना है वो आप डिसाइड, राइट, रिलीजियस गुरु डिसाइड। दिवाली कब सेलिब्रेट करनी है ये कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। आपने बहुत बार देखा है कि फेस्टिवल्स जो है वो 2 दिन आते हैं, अलग अलग लोग कैलकुलेशन करके एक्सपर्ट्स कहते हैं, कोई कहता है दिवाली इस दिन है, कोई कहता है दिवाली उस दिन। तो कई बार हमारे इंडिया में ऐसा भी होता है कि एक ही फेस्टिवल को 2 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट की साइड से एक ही हॉलीडे होता है, जिस दिन वो पर्टिकुलर फेस्टिवल है वो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर हॉलीडे है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट, इन मामलों में कोर्ट की साइड से कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ये समझिएगा कि कोर्ट की साइड से कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल कब आएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कि रिलीजन भी इन्वॉल्व होता है और सिविल राइट्स भी इन्वॉल्व। कई केसेस इतने ज्यादा टेक्निकल कह सकते हैं या मिक्स्ड हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर उसके बारे में भी समझाने वाला। देखिए, अगर मैं बोलूं कि रिलीजन और सिविल राइट्स दोनों कंबाइन हो जाए, एग्जांपल के लिए राम मंदिर केस, तो ये जो केसेस है ना, ये केसेस किस में आएंगे, ये केसेस अब सिविल नेचर के केसेस होंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि जब राम मंदिर का केस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस की जो हम हियरिंग करेंगे ना, वो एक सिर्फ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट की तरह इस केस की हियरिंग होगी, राइट। इसको हम सिंपली मान के चलेंगे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस, जिसमें कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ओनर कौन है हमें ये डिसाइड। अब उस केस को बहुत सारे लोग रिलीजन से भी कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए सिर्फ ये एक सिविल नेचर का सूट। एक और एग्जाम्पल यहां पे मैं आपको देना चाहता हूं। कई बार ऐसा देखा जाता है, ऐसा मल्टीपल टाइम्स दिखा जाता है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको, क्वेश्चन ये आता है कि राइट टू वर्शिप, पूजा करने का अधिकार, क्या ये सिविल नेचर का राइट है? द आंसर इज यस, इसे हम सिविल नेचर का राइट मानते। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहूंगा कि राजस्थान में एक जयपुर नाम की जो प्लेस है, वहां पे गलता तीर्थ, वहां पे एक पर्टिकुलर टेंपल है, आप में से शायद कुछ लोग वहां गए भी हों। तो गलता तीर्थ माना गया है, जो कि जयपुर में लोकेटेड है। वो गलता तीर्थ का जो पर्टिकुलर मैटर है वो राजस्थान हाईकोर्ट में गया, और राजस्थान हाईकोर्ट में क्वेश्चन यही था कि उस मंदिर के जो महंत है, क्या वो महंत अपनी पोस्ट पे बने रह सकते हैं या नहीं बने रह सकते। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, यही सेक्शन नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन से कनेक्टेड है। रिलीजियस पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? सो किसी पर्टिकुलर मंदिर का महंत बनना या मठाधीश बनना, किसी मठ का मठाधीश बनना, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलीजन भी इन्वॉल्व है। इन केसेस में क्या होता है, ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट के थ्रू सारे प्रोविजन डिसाइड किए जाते हैं। तो मठाधीश कौन बनेगा, राइट, या फिर महंत कौन बनेगा, तो महंत बनने की कुछ रिक्वायरमेंट भी वो लोग फिक्स। तो कोर्ट कभी भी ना उन क्वेश्चंस पे नहीं जाता, लेकिन ये कहता है कि आपने इंटरनल रूल्स क्या डिसाइड। और इसी केस में फिर राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या किया था, जो देवस्थानम बोर्ड, राजस्थान में एक देवस्थानम बोर्ड है, और सरकार को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको अब उस पर्टिकुलर गलता तीर्थ का मैनेजमेंट करना है, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे रिलीजियस बिलीव्स को भी देखा, क्या कस्टम चले आ रहे हैं उनको भी देखा। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जहां पे सिविल राइट और रिलीजियस राइट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, दोनों इतने आपस में कनेक्टेड होते हैं कि कोर्ट को
ये डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल होता है कि इस केस को हम रिलीजियस नेचर का माने या इसको सिविल नेचर का माने। तो कोर्ट सिंपली ये बोलेगा कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वेश्चन क्या है, बड़ा सवाल हमारे सामने क्या है। जो बड़ा क्वेश्चन है अगर वो सिविल नेचर का है तो इसमें अगर रिलीजन भी इन्वॉल्व हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोर्ट उसके बाद में उसके ऊपर अपना हियरिंग कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना जजमेंट। राइट टू वर्शिप को भी एक सिविल राइट माना गया है। राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, राइट टू टेक आउट प्रोसेशन, इसका एग्जाम्पल है कि आपने महाराष्ट्र में गणपति पूजा के टाइम पे ये देखा होगा कि लोग जब गणपति बप्पा को लेकर जाते हैं, और महाराष्ट्र में दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा के टाइम पे भी जब वो मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं तो वो एक तरीके से, या फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे देश में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी जब अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते टाइम पे उनके भी जुलूस जो निकलते हैं। तो ये जो धार्मिक यात्राएं, धार्मिक जुलूस जो होते हैं, कलश यात्राएं जो होती हैं, इन सबको भी क्या माना गया है, इनको भी एक सिविल राइट ही माना गया। उसके बाद में अगर मैंने आपको बताया कि अगर हेरिडेटरी प्रीस्ट की पोजीशन कोई पर्सन होल्ड कर रहा है उससे भी सिविल राइट ही कंसीडर किया जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगेन ये भी सिविल नेचर का होता है। पार्टनरशिप के डिस्प्यूट्स हैं ये भी सिविल नेचर के होते हैं। एंड सूट फॉर अकाउंट्स इन्हें भी सिविल नेचर का ही माना जाता है। तो जो मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो यहां पे बताई थी, एक बार फिर से मैं उसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आ रहा हूं। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एन ऑफिस। तो अगर कोई महंत ये कह रहा है कि इस मंदिर की पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, राइट, या फिर ये पर्टिकुलर पोस्ट मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी इस पर्टिकुलर महंत थे, इस पर्टिकुलर मंदिर के महंत थे और मैं उनका बेटा हूं और मैं इस रिलीजन से आता हूं इसलिए मुझे महंत बनाया जाए, तो इस बात को लेकर वो कोर्ट में जा सकते हैं, इस बात को लेकर वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो प्योर रिलीजियस क्वेश्चंस होते हैं उनमें कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। अब ये बात भी याद रखिएगा, चाहे उस पोस्ट से रिलेटिंग कोई रेम्यूनरेशन ना हो, राइट, उस पोस्ट में किसी भी तरीके का कोई फीस अटैच ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिविल कोर्ट जो है वो ऐसे मैटर्स की हियरिंग कर सकता है। उसके बाद में देखिए हमने बात करी, हमने यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स के बारे में बात करी, लेकिन अब बात करते हैं कि जो कास्ट क्वेश्चंस होते हैं प्योरली, कई बार कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिसमें कि कास्ट वाले क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया में वी फॉलो कास्ट सिस्टम, हम हमारे देश में फॉलो कर, जिसमें कि अलग अलग लोग जो है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि भारत में ऐसे 4 वर्ण जो है वो बने हुए थे, तो लोग अलग अलग सरनेम जो है वो यूज करते हैं। हम उसकी डिटेलिंग पे नहीं जाते हैं, लेकिन क्या सीपीसी में ऐसे क्वेश्चंस को कोई सिविल कोर्ट एंटरटेन कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इसका जवाब सुनिएगा। सबसे पहले जो प्योरली कास्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिविल कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। फॉर एन एग्जांपल, अमर ये कहता है कि उसे उसके पर्टिकुलर कास्ट डिनर में नहीं बुलाया, है ना, कास्ट के डिनर, एक पर्टिकुलर डिनर हो रहा था जो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के लिए था और अमर भी उस कास्ट से आता है और अमर को उस डिनर में नहीं बुलाया, तो अमर इस बात के लिए सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता, सेक्शन 9 उसको अलाउ नहीं करेगा। इसके अलावा कोई कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट सेरेमनी हो रही थी, उसमें भी उसने नहीं बुलाया, तो ये बेसिकली एक सोशल प्रिविलेज है, ये सोशल ऑब्लिगेशंस, इसके लिए आप सिविल कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन को उसकी कास्ट से निकाल दिया है, उसी की कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर ये बोला कि इस पर्सन को हम हमारी पर्टिकुलर जो भी उनकी कास्ट है या जाति, उससे हम निकाल रहे हैं, एक्सपल्शन कर रहे हैं, तो उस केस में हम कहेंगे कि उसके लीगल राइट्स का वायलेशन, और इस लीगल राइट के वायलेशन के लिए वो डैमेजेस मांग सकता है फॉर रॉन्गफुल एक्सपल्शन। वो रॉन्गफुल एक्सपल्शन के लिए यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल, सिविल केस फाइल कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो हमें सीपीसी में ये बातें समझनी होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसली बार क्या होता है, इम्प्लाइडली बार क्या होता है। देन देयर आर 2 एक्सप्लेनेशंस ऑफ सीपीसी जो बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, पोस्ट के बारे में, जो कि कनेक्टेड है किसी पर्टिकुलर रिलीजन से। रिलीजन के साथ साथ हमने सीपीसी में इसी सेक्शन नंबर 9 में हमने देखा कास्ट वाले क्वेश्चंस को। तो कास्ट वाले क्वेश्चंस को प्राइमरली नॉर्मली कोर्ट्स नहीं सुनते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से केसेस कोर्ट सुन सकते हैं जिसमें कि लीगल राइट का वायलेशन हो रहा हो। एक और बात सेक्शन नंबर 9 में जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बात यह है कि जो पॉलिटिकल नेचर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सिविल कोर्ट आंसर नहीं करता। ऐसे केसेस को भी जो कोई सिविल कोर्ट है वो नहीं सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पार्टी से एक्सपल्शन कर दिया, तो इंटरनल जो पार्टी के मैटर्स हैं उनमें सिविल कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं करता। तो प्योरली अगर रिलीजियस क्वेश्चंस है, अगर प्योरली कास्ट वाले क्वेश्चंस है या प्योरली पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, तो उसमें सिविल कोर्ट इंटरफेयर
नहीं करता है। लेकिन अगर उसके सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ है तब सिविल कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन साथ में ये भी पूछा जाएगा कि कहीं उसके ऊपर कोई बार तो क्रिएट नहीं है, एक्सप्रेस या इंप्लाइड। अगर बार होगा तो सिविल कोर्ट ऐसे मैटर्स को लेता। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। सिविल कोर्ट्स कैन ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर, जो कि सिविल डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी मैटर्स हो, जो कि एक्सप्रेसली बार्ड हो या फिर वो स्पेशल नेचर के हो। ऑलराइट, तो ये आपने देख लिया, सिविल नेचर के ट्राई कर सकता है और बार्ड बाय लॉ है तो उसकी सुनवाई सिविल कोर्ट्स। इज द क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको आराम से समझ में आ गए। तो आई रियली होप कि इस पूरे वीडियो से आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि सीपीसी का सेक्शन नंबर 9 एग्जैक्टली कहता क्या है। तो इससे आपको एक प्रॉपर क्लियरिटी इस सेक्शन को लेकर जरूर मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे और भी सीपीसी के वीडियोस हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहां पे आपको मैं इसकी पीडीएफ जो है वो शेयर कर दूंगा, सो यू गाइस कैन डाउनलोड दी। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।